मजा, बहुत ही आनंद आने वाला है इस शानदार सा क्लास में। यहां भी देखिए क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही मजेदार है। क्वेश्चन नंबर पहला मेरे प्यारों बहुत ही मजेदार है। क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही मजेदार। पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉप 20 मैथ का करेंगे धुआं धुआं। सबसे पहले टॉप 20 मैथ का धुआं धुआं। आप सभी को पता है कि CBT 1 में आप सभी को 20 मैथ 25 रीजनिंग पूछता है, जबकि CBT में 25 मैथ 25 रीजनिंग, और लगभग दोनों का लेवल सेम ही रहता है। तो इस प्रकार से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, लगभग CBT 1 और CBT 2 दोनों का तैयारी हो जाएगा, चाहे तो आप ALP की तैयारी कर रहे हैं या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है मेरे प्यारों कि 8% प्रति वर्ष। पहले तो सुपरफास्ट चलेंगे, इसको हम लोग 20 मैथ को तोड़ते हैं। सेट आपको पहले ही छठा दे दिया गया था, इसके बाद सॉल्यूशन PDF भी उपलब्ध करवा ही दिया जाता है। तो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित X पर ₹100 मतलब निवेश किया गया है। 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्ष से निवेशित, तो 100 और 22 का अनुपात। तो मैंने आपको बताया था स्पेशल, यदि आप SI पढ़े होंगे, मेरा मास्टर क्लास पढ़े होंगे या सुपर 50, या अभी मैं YouTube पे 8 बजे आप देखें कि चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, हर टाइप का 4-5 क्वेश्चन हर चैप्टर से। तो SI स्पेशल टाइप में मैंने बताया था कि जब अलग अलग दर रहे और अलग अलग समय रहे और बराबर ब्याज प्राप्त हो तो मूलधन का अनुपात ब्याज का उल्टा होता है। यह सीधा तरीका आप सभी जानते हैं कि ब्याज बराबर है तो ब्याज बराबर सीधा होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही ना होता है। तो पहला में ₹100 मूलधन है, समय है 5 वर्ष, दर है 8% और बटा में 100। दूसरा में मूलधन है ₹22, देख रहे हैं ना, 22 निवेश किया है 7.5% की दर से, और समय है 6 वर्ष और यहाँ है 7.5% बटा 100। X/Y का रेशियो निकालना है, रेशियो से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता है। 100 से 100 कट गया मेरे प्यारों। पॉइंट काटेंगे लेफ्ट में तो राइट में 0 दे देते हैं, या तो फिर और भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। काटिए, चलिए पॉइंट काट दिया मैं, एक यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको काटूंगा, 15 × 5 = 75 हो गया, 16 × 5 = 80 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 से 5 दिया 15 हो जाएगा। एक्चुअल में इधर 8 बचा और x बचा तो 8x, और उधर में मेरे प्यारों उधर जो है 8x हो गया, उधर बचा 9/22। अब हम सब जी जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाएगा, यानी 9:8। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है। आ जाइए मेरे सभी शेर बहादुर, आ जाइए। कहता है यदि संख्या x है, 4 है, 5 है, 6 है और 2 है, 9 द्वारा विभाजित है तो x का मान। अब 9 से विभाजता का नियम क्या होता है, ये पहले दिमाग में आना चाहिए। 9 से विभाजता का नियम होता है कि वैसी संख्याएं जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, वैसी संख्याएं जिसके अंकों का योग, वैसी संख्याएं जिसके अंकों का योग मतलब अंकों को जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित हो, वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाता है। जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जोड़िएगा तो 2 6 8 8 5 13 13 4 कितना हो गया 17। अब 17 में कम से कम कितना जोड़े तो कम से कम 1 रहेगा। ये देखिए 4 5 9 6 2 8 9 17 हो गया, तो x का मान कम से कम 1 होगा, तभी वो 9 से विभाजित होगा 18। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है सारे 2018 में। 23 × 19 437 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 437 होता है। तो बताइए जब भागा देंगे 0.437 को 19 से भागा देंगे तो क्या होगा। बोले सर कुछ नहीं होगा, 19 से ही 23 बार में कट जाएगा। 3 अंक ऊपर है, सॉरी ऊपर 4 अंक है। मैं फिर से लिखना चाहूं, यहां सारा खेल दशमलव का ही है, थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे आंसर गलत हो जाएगा। 0.0437 है, 1.9 है,
ऊपर 4 अंक है, नीचे 1 अंक है। 19 से पहले काटेंगे 23 बार में ही कट जाएगा। काटिए। उसके बाद नीचे 1 अंक है, ऊपर 4 अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 0.023। क्योंकि 1 अंक तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर 4 अंक है तो 1 अंक तो कट जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव तो बच ही जाएगा। तो यहाँ सारा खेल दशमलव है कि कितने अंक के बाद आप दशमलव देते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी इसको गलती करते हैं। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, दहाड़ते हुए आगे बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। बढ़े आगे। कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 150 मीटर और 130 मीटर लंबी 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हुए 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। 7.2 सेकंड में चलते हुए एक दूसरे को पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की गतियों का योग क्या है? अब देखिए, जब 2 ट्रेन एक दूसरे को किसी दिशा में चलेगा तो लंबाई तो हर हाल में जुटेगा, और यहां तो विपरीत दिशा में चल रहा है, तो दोनों ट्रेन के चाल का योग ही निकलेगा। 150 है जो इधर से जा रही है, 130 मीटर है जो इधर से आ रही है। दोनों एक दूसरे को पार करने में लेती है 7.2 सेकंड। हम सभी को पता है कि इसका जबरी निकलेगा तो संयुक्त चाल ही निकलेगा। संयुक्त चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये दोनों जुट के हो जाएगा मेरे प्यारों 280, और बटा समय है 7.2 सेकेंड, ये हो जाएगा 18/5 से गुना। काटते हैं, काटें, चलिए पॉइंट काट लेते हैं। पॉइंट काटेंगे, ऊपर चल जाएगा 0, 5 से काटेंगे 36 × 5 = 180, 36 दूनी 72, 2 से काटेंगे तो 140। तो दोनों के गतियों का योग हो जाएगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम सभी का बोल रहा है गतियों का योग प्रति घंटा कितना होगा? 140 किलोमीटर। ट्रेन से संबंधित प्रश्न है, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही मजेदार प्रश्न। किसी को दिक्कत परेशानी है मेरे प्यारों तो बताना है, वॉइस ठीक जा रहा होगा मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही मजेदार है। कहता है, खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपये है को 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में 5% की, पहले से तो 15% हानि है, मतलब छूट है, हानि है, जो भी है, 5% का और नुकसान हो गया, तो अब विक्रय मूल्य क्या होगा? तो बोले सर 1200 रुपया है, पहले 15% हानि था 85/100, 5% का एक और कमी हो गया तो 95/100। इसको आप काट दीजिए बेरहमी से, काटने के बाद जो बचेगा वही आंसर होगा। परसेंटेज में, डिस्काउंट में, इस प्रकार के ढेर सारा क्वेश्चन आपने बनाया है। आज ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 है, तो उसका मूल वेतन क्या होगा? बोले सर सिंपल सी बात है, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, यानी उसका मूल वेतन जो होगा 100% होगा। तो मूल वेतन कैसे निकलेगा? 14,030 है जो कब है? जब 15% बढ़ गया, तो इसकी तुलना 115 से, मूल वेतन निकालना है 100 से। चलिए काट देते हैं, नहीं कुछ बुझा रहा है तो कम से कम कट रहा है कितना से? 5 से 20 बचे और 23 बचे। अब 23 से काटते हैं, 23 × 6 = 138, 2 बच गया, 23 से 23, 0 बार में। 61 दूनी कितना होता है बाबू? 61 दूनी होता है 122। 122 पर डबल 0 देंगे तो 12,200 हम सभी का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 12,200 हो गया। चलो सुपर फास्ट बढ़ते चलते हैं मेरे प्यारों। 1 से 100 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 100 दोनों, तो बोले सर 1 से 100 तक दोनों सम्मिलित करना, सभी संख्याओं का योग हम सभी जानते हैं कि 1 से n तक लगातार, चूंकि सभी बोल दिया तो लगातार है, लगातार संख्याओं का योग, या तो आप कह सकते हैं लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो भी कहिए। आप सभी को पता है क्या होता है? होता है n × n + 1/2 होता है। तो चूंकि यहाँ पे n बराबर 10, n बराबर 100 है, चूंकि 100 को भी शामिल करना है, इसलिए योग हो जाएगा 100 ×
100 प्लस 1 101 बटा 2, 2 से काटेंगे 50 बार में, गुना करेंगे मेरे प्यारो 0505, तो 50 हम सभी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 50 हम सभी का आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। कहता 3 पाइपों में से पहले 2 किसी खाली टैंक को क्रमशः 9 और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरे द्वारा भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली। हम सभी जानते हैं पाइप टैंक की टाइम वर्क में भी यही है कि सबसे पहले जो समय दिया है उसका उल्टा क्षमता निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 पाइप है, पहला पाइप, दूसरा पाइप और तीसरा पाइप। तीसरा पाइप है जो खाली करने के लिए लगा हुआ है। पहला पाइप मेरे प्यारे 9 घंटे में टंकी को भर रहा है, दूसरा पाइप 18 घंटे में टंकी को भर रहा है और तीसरा पाइप 15 घंटे में टंकी को भर रहा है। ठीक है, मतलब खाली कर रहा है। इस समय है, समय का उल्टा क्षमता है। 1/9 1/18 1/15 आपको नहीं लग रहा है कि एलसीएम 90 होगा? 10 9 90, 18 5 90 और 15 6 90, ये निगेटिव है। बोला तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को कितने घंटे में पूरा भर सकते हैं? किसी एक को लेकर चलेंगे 90, मतलब ये 10 भरेगा 5 15, ये 6 खाली कर देगा तो बचेगा 9, 9 के क्षमता से टी 10 9 90, यानी टी बराबर 10 घंटे में भर देगा। 10 आवर्स में भर जाएगा हम सभी का टंकी। तो आसान क्वेश्चन है, सुपरफास्ट चल रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे। यहाँ पे tan अल्फा दिया हुआ है, tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान निकालना है। तो चूंकि हम सभी को पता है कि tan अल्फा दिया हुआ है √2 + 1, ठीक है, इसलिए हम सभी को पता है कि इसका उल्टा होगा कॉट अल्फा, सिर्फ √2 - 1 होगा, क्योंकि कॉट 1/tan करिएगा, 1/tan करके कंजुगेट करिएगा तो यही आएगा। अब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सॉरी घटा देते हैं, तो ई माइनस ई प्लस हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा मेरे प्यारो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा बराबर प्लस माइनस कट गया और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। तो अब tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान 2 हो गया। tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान मेरे प्यारो 2 हो गया। चलिए धार दे, चलिए वर्गमूल निकालना है। 51 84 का वर्गमूल, वर्गमूल निकालने का मैंने हॉट ट्रिक आपको बताया था। 51 84 है बाबू, अंतिम में 4 है, वर्गमूल उसी का निकलेगा पूरा पूरा जो किसी ना किसी का वर्ग होगा। तो किसका वर्ग करने पर अंतिम में 4 आता है? तो बोलिए सर 2 या 8, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो भी 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 के 4। अब इतना अनुमान लगाने के बाद 2 अंक काट दीजिए। ये लगभग किसका स्क्वायर है? 51। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 है, 51, 2 का अंतर। तो अंतर 7 से छोटा है कि बड़ा? छोटा, तो छोटा वाला। तो 72 का स्क्वायर 51 84 होगा। हम सभी का आंसर हो गया 72, हम सभी का आंसर हो गया 72। धार दे चलिए मेरे प्यारो, यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही लाजवाब है। 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई है। बड़ी छड़ की लंबाई क्या है? बोले सर कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा गुना कर दीजिए। 23 161 है, 2 163 अब बटा 7 हो गया। 15 छोटी छोटी छड़ को जोड़ा गया तो 15 से गुना कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, 15 × 45 के 5, 15 × 45 के 5 बचा 4, 15 से 90 4 94 बच गया 9, 15 के 15 9 24 बटा में 7, यही आंसर होगा। या तो फिर भाग दे दीजिए, 7 या 21, फिर पूर्णांक मिलाइए। 7 या 21 बच गया 3, 34 7 × 28 बच गया 6, 7 9 63, 349.2/7, 349.2/7, 349.2/7। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 84 का वर्गमूल यहाँ पे निकालना है। 60 84 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे? अंत में 4 है तो वर्गमूल के अंतिम में 2 या 8 हो सकता है, क्योंकि 2 का वर्ग भी 4 है, 8 के वर्ग भी 64 के 4। अनुमान लगाने के बाद 2 अंक काट दिए। 60 लगभग किसका स्क्वायर है? बोले सर 8 का स्क्वायर 64 ज्यादा हो जाता है, तो 60 लगभग फिर 7 का ही स्क्वायर लीजिए। 7 का स्क्वायर 49 है, 60 है, 11 का अंतर है। 11 7 से कम है कि अधिक? तो अधिक है, तो यहां पर 8 हो जाएगा। ये 78 का स्क्वायर हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारो? 78 का स्क्वायर। वर्गमूल का ट्रिक भी मैंने बताया है, आपको यूट्यूब पे भी उपलब्ध है वीडियो। आगे यहां पे बड़ा ही मजेदार है। एक द्विघात समीकरण है x² - 6x + k बराबर 0 के मूलों में से एक x बराबर 2 है, तो दूसरा मूल क्या है? तो पहले हम एगो x बराबर 2 रख देते हैं, फिर k का मान निकल जाएगा, k रख देंगे। तो पुट x बराबर 2 पुट करेंगे तो
टू के स्क्वायर माइनस 6 गुना 2 और प्लस के बराबर 0, चूंकि मूल है तो 0 तो बराबर में हो गए। 4 माइनस 12 प्लस के बराबर 0, ये दोनों घटाएंगे तो माइनस 8 प्लस के बराबर 0, यानी के बराबर 8। के का मान पूछता तो 8। अब इक्वेशन जो होगा मूल रूप से क्या हो गया, के का मान आपने 8 दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब जल्दी से मैंने आपको द्विघात समीकरण अलजेब्रा में बताया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 8 का 8 को ऐसा तोड़िए, इधर भी प्लस उधर भी प्लस, 8 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के 6 है, तो बोले सर 4 दूनी 8, लेकिन माइनस 6 आना चाहिए, तो 4 भी माइनस में 2 भी माइनस में, तो x का 2 मान -4 है तो +4 बटा में 1 दीजिए चाहे एंड 2। तो यहाँ पर x का 2 मूल कितना हो गया, 4 और 2, इसमें 2 तो दिया हुआ है तो सेकंड वाला ये हो जाएगा, सेकंड मूल जो हो जाएगा दूसरा मूल वो 4 हो गया। x का दूसरा मूल जो हो जाएगा मेरे प्यारों वो 4 हो जाएगा, पॉजिटिव वाला 4 हो जाएगा, प्लस वाला 4 हो जाएगा। बात छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 202 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तो ये तो ऑप्शन से भी चल सकते हैं। बात छोटी छोटी कौन सी संख्या है जिसे 202 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। 202 में यदि आप 6 को घटाते हैं तो मुझे लगता है 6 घटाइए तो 196 प्राप्त होगा, यही पूर्ण वर्ग है। और कुछ घटा के देखिए तो मुझे नहीं लगता है कि पूर्ण वर्ग आएगा, तो ये 6 हो जाएगा। 202 में 6 घटा 196, 14 का पूर्ण वर्ग है। आज मेरे प्यारे चुटकियों में 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए। कह रहा है 2 मित्र एक्स और वाई एक स्थान ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चलो ठीक है, एक्स दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर जाता है और वाई पूरब की ओर। देखिए एक स्थान है, एक्स दक्षिण की ओर जाता है, एक्स किधर जाता है, दक्षिण की ओर, वाई जाता है पूरब की ओर। तो एक्स जो है दक्षिण की ओर जाता है, 20 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर। और वाई जो है पूरब की ओर, 15 किलोमीटर चलता है। थोड़ा एक्स और वाई की न्यूनतम दूरी जो होता है ये कर्ण होगा। न्यूनतम दूरी क्या होगा मेरे प्यारों, ये वाला होगा ये। तो बोले सर ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस से 20 से 15 है तो स्वाभाविक है 25 किलोमीटर होगा। तो यही तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो 25 किलोमीटर होगा। कितना होगा मेरे प्यारों, 25 किलोमीटर। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का जटिल क्वेश्चन भी मैंने बताया है। किसी वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त की परिधि का 2/9 है। रेशियो के अनुसार चलिएगा तो परिधि का 2/9 चाप है, परिधि का 2/9 है। परिधि में का लगा तो परिधि नीचे वाला, परिधि 9 चाप 2। अब आप जानते हैं बोर्ड आए कि बताइए कि वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बनाए गए कोण की माप। तो बोलिए कि सर हम जानते हैं कि पूरा परिधि द्वारा कोण पर 360 डिग्री का कोण बनता है, पूरा एक चक्कर मारेंगे तो 360 डिग्री। तो यहाँ परिधि 9 है तो 360 की तुलना 9 से, तो चाप द्वारा बनाया गया कोण 2 से। 9 चौका 36, 40 बार में 40 दूनी 80 डिग्री, यानी चाप द्वारा बना कोण। तो यहाँ पे रेशियो का मदद लिए और आराम से क्वेश्चन बन गया। देख रहा है कितना लाजवाब है। कह रहा है मेरे प्यारों परिधि का 2/9, तो परिधि 9 चाप 2, परिधि 9 चाप 2। तो आप देख रहे हैं कि परिधि पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 की तुलना 9 से, चाप द्वारा बना कोण तो 2 से, तो 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। और यह है टैबुलेशन 2001 से 6 के दौरान वेतन का अनुपात और व्यय का अनुपात। वेतन टोटल जोड़ दीजिए और व्यय टोटल जोड़ दीजिए। तो वेतन ये है, वेतन आप जोड़िए, टोटल वेतन जोड़िए, 0 0 0 0 0 फिर 0 0 तो 0 2 0 2 1 3 3 2 5 5 6 5 6 11 11 5 16 के 6 16 के 6 बचा 1 5 1 बचा 6 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 1 21, इतना है 21,600 वेतन है। टोटल खर्चा देखिए, भोजन पर खर्च है 100 200 300 और 300 250 150 400 4 3 700 7 3 10 2 1200 750 650 1400 14 और 8 2200 22 7 2900 29 6 3500 35 5 4000 यानी 4000। यहाँ पे देखिए 100 100 200 200 150 150 300 200 1 300 150 150 300 300 600 175 125 फिर 300 तो 900 हो गया। जोड़ेंगे इधर 4000 और 1200 5200 900 6100।
तो ये व्यय हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेतन कितना है, तो 21,600। कुल मिला के तीनों भोजन पर, दवाई पर, कर पर व्यय जोड़े तो 6100। अब काट दीजिए मेरे प्यारों, 2 शून्य से 2 शून्य, 216:61 हम सभी का आंसर होगा। 216:61 हम सभी का आंसर होगा। अब देखिए आंसर कोई दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है, दिया है 216/61 दिया है, ऑप्शन नंबर डी। 216/61 दिया है मेरे प्यारों, ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए, पी क्यू और आर ऐसे पाइप है जिसके माध्यम से एक टैंक में क्रमशः बिलियनों ए, बी और सी का निर्वहन होता है। पी क्यू आर अकेले संचालित होने पर खाली टंकी को, पी क्यू आर ये 30 मिनट में टंकी को भर देता है, ये 20 मिनट में टंकी को भर देता है, और ये 10 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। अच्छा, पी से बिलियन ए निकलता है, मतलब मान लीजिए किसी में तेल है, किसी में शराब है, किसी में दूध है, तो पी में बिलियन ए है। ये पाइप है, ये जो नाम है ये पाइप का नाम है, और ये जो नाम है बिलियन या घोल या मिश्रण है, ए इससे निकलता है, इससे बी निकलता है, और इससे सी निकलता है। अब पहले तो मेरे प्यारे ये समय है, समय का उल्टा क्षमता हो जाएगा, 1/20, 1/30, 1/10, और कैल्शियम 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 6 दह 60, किसी एक को लेकर चलेंगे 60, पूरा 60। अब कह रहा है यहां पे, बोले सर पूरा से हमें क्या मतलब, क्वेश्चन यहां से कह रहा है कि जब टैंक खाली हो और तभी तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो 3 मिनट बाद टैंक में बिलियन सी का अनुपात क्या होगा। तो ये देख लेते हैं कि 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद इससे ए बिलियन निकलेगा 3 मिनट में, तो 3 दूनी 6, इससे 3 तिया 9, ऐसे 6 तिया 18, तो 3 मिनट बाद जो है बिलियन सी का अनुपात क्या होगा। तो बिलियन सी कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर बिलियन सी हो जाएगा 18, 18 ऊपर, और टोटल कितना हो जाएगा 18, 9, 27 और 6 कितना 33 ऊपर, 6 से 3 मतलब 3 से 6 बार में, 3 से 11 बार में, मतलब 6/11। 3 मिनट के बाद ए बिलियन होगा कितना, 3 मिनट के बाद ए बिलियन होगा 3 दूनी 6, बी बिलियन होगा 3 तिया 9, और सी बिलियन होगा 6 तिया 18। तो बोल रहा है कि इसमें सी का अनुपात क्या होगा, तो टोटल पर अनुपात की गणना करेंगे। टोटल 9, 6, 15 और 18 कितना 33 नीचे, इसमें सी बिलियन होगा 18, तो 6/11 हम सभी का ऑप्शन नंबर डी। चंद मिनटों में हम लोग 20 मैथ को रौंद चुके हैं। आगे मेरे प्यारों, यदि समीकरण x² + kx + k के मूल आवर्ती हों, आवर्ती के मतलब होता है एक ही मूल 2 बार, एक ही मूल 2 बार, मतलब आप कह सकते हैं अर्थात मूल समान है, अर्थात मूल क्या है, समान है। तो द्विघात समीकरण के मूल समान है, इसलिए d = 0 होगा। मैंने आपको द्विघात समीकरण अलजेब्रा में पढ़ाया भी है। यहाँ पे x² + kx + k = 0। आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 होता है। तो a का मान कुछ नहीं तो 1 है, b का मान k है, एंड c का मान भी k है। चूंकि मूल बराबर है, d = 0, d का मान होता है b² - 4ac = 0। b² मतलब k² माइनस 4ac, 4 × a का मान 1 है, c का मान k है = 0। यहाँ पर k कॉमन ले लेंगे तो k - 4 = 0। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारों कि जब इंटू करके 0 हो तो अलग अलग भी मान 0, तो k का मान भी 0 होगा, एंड k - 4 बराबर भी 0 होगा, इसलिए k = 4 होगा। तो k का एक मान 0 होगा, k का एक मान 4 होगा। k = 0 या k = 4 कोई ऑप्शन है, k = 0 या k = 4 है, ऑप्शन नंबर सी। तो आवर्ती मतलब एक ही बार 2 बार, एक ही मान 2 बार दोहरा गया है, आवर्त हो गया है। आज मेरे प्यारों, ये है मैथ का लास्ट क्वेश्चन। किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए हैं कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई के 1/3 के बराबर।
तीनों छोटे छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल और शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बोलिए सर मजेदार क्वेश्चन, VVI सुपरस्टार। देखिए क्या बोल रहा है, ये जो है एक बड़ा सा त्रिभुज है? अब इसमें से तीनों शीर्ष से आप 3 त्रिभुज काटे। किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार बनाए गए कि छोटे त्रिभुज बड़े त्रिभुज अपने बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई के 1/3 है। मतलब ये पूरा 3 है, इसमें E1 है, E1 है तो स्वाभाविक है ये भी 1 है। यहां भी पूरा 3 है तो E1 है, E1 है तो E भी 1 ही होगा। यहां भी मेरे प्यारो पूरा 3 है जिसमें 1 है, E1 है तो E भी 1 ही होगा। अब कह रहा है हम सभी का, किसी बड़े त्रिभुज के तीनों के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार बनाए गए कि छोटे त्रिभुज के प्रत्येक भुजा अपने बड़े त्रिभुज के 1/3 है। तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल और शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो तीनों छोटे, ध्यान दीजिएगा एकदम आप ही के भाषा में, तीनों छोटे त्रिभुज अनुपात शेष बड़े त्रिभुज। इन्हीं बोल रहा है कि पूरा त्रिभुज शेष, ये तीनों काटने के बाद तो तीनों छोटा त्रिभुज हो जाएगा, चूंकि समबाहु त्रिभुज हो जाएगा E1 E भी 1 E भी 1, इसका प्रत्येक भुजा तो यहाँ पे हो जाएगा √3 3 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब 1 गुना 1 अनुपात। शेष त्रिभुज होगा बड़ा त्रिभुज माइनस तीनों छोटा त्रिभुज, तो बड़ा त्रिभुज हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर 3 गुना 3, चूंकि बड़ा वाला भुजा 3 है, और उसमें माइनस तीनों छोटा त्रिभुज घटेगा 3 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर 1 गुना 1। यही हम सभी का आंसर होगा। कैलकुलेट करें। बोलिए सर कम से कम ये वाला √3/4 यहां और यहां से कॉमन निकाल के तो काट ही देंगे। अब 3 इकाई 3 इधर बच गया अनुपात, इधर 3 तिया 9 है, 3 तिया 9 है, और माइनस 3 इकाई 3 है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 3 इकाई 3 3 दूनी 6। हम सभी का आंसर हो गया 1:2। तो इस 20 क्वेश्चन में आप सभी का कितना आया अपना अपना कमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है 20 में 20 सही हुआ होगा। ये 2018 में LP में पूछा गया क्वेश्चन है।